उन सभी की इनकम आप बताइए जो भारत से बाहर कार्य कर रहे हैं लेकिन भारतीय हैं। यहां पे आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या होगा, बी। इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, यानी विदेश से अर्जित की गई आय, विदेश से अर्जित की गई आय इसको बोलेंगे। डोमेस्टिक इनकम नहीं बोलेंगे। डोमेस्टिक कहां की इनकम होगी मेरे भाई, डोमेस्टिक होगी कि इंडियन जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अगर आप कमा रहे हो, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है ऑफ इंडिया, नेट का मतलब होता है कि इस नेट डोमेस्टिक में विदेशियों को निकाल दें, ठीक है, विदेशियों को निकाल दें और साथ ही साथ उसका डेप्रिसिएशन कम कर दें। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है, सब कुछ, एवरीथिंग, इसके बारे में हमने पढ़ा। अगर ऑप्शन ऐसा होता कुछ ए बी सी और डी, इस तरीके से ऑप्शन होता तो आंसर क्या बनता है, इसका ए बनता। क्या है ए, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब क्या है, FITA, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो विदेशी भारत में कमा के अपने देश में लेके चले जाते हैं। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NFIA का मतलब होता है, सब फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया मेरे भाई, ये सारे के सारे फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे गए, तो आप लोग याद रखिएगा। NFIA का मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये बात है यहाँ पे, अगर ऐसे ऑप्शन पूछता तो आप इसको मार देते आंसर, और यहाँ पे है तो ये तो आसान सवाल है। नए सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई, दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, द कैलकुलेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज डन बाय। द कैलकुलेशन समझो, द सेंसस समझो, इसकी गणना कौन करता है मेरे भाई, जनगणना मत समझना, इसकी गणना कौन करता है। द कैलकुलेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज डन बाय विच मेथड। भारतीय कृषि की गणना, भारतीय कृषि की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है, भारतीय कृषि की गणना किस विधि के द्वारा की जाती है। तो आपको बताना है उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, उपभोग विधि, कंजम्पशन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड। तो फटाफट से आंसर करो मेरे भाई, फटाफट से आंसर करो। तो विधि केशवानी जी ने आंसर दिया है 2 का ए, अंकुर मिश्रा ने आंसर दिया है 2 का ए, तो 2 का ए सही है क्या। तो देखो, किसी भी चीज की गणना करने के लिए मेरे भाई, नेशनल इनकम की गणना करने के लिए हमने 3 विधि पढ़ी ही थी, 3 विधि पढ़ी थी। आप सभी लोग को उन तीनों विधियों का नाम पता होगा, आप सभी लोग को उन तीनों विधि का नाम पता होगा मेरे भाई। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड के हमने 3 पार्ट पढ़े थे या 3 सेक्टर पढ़े थे। एक पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर, दूसरा पढ़ा था सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा पढ़ा था सर्विस सेक्टर। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया कि सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, दूसरे नंबर पे सेकेंडरी सेक्टर कर रहा है और तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर रोल प्ले कर रहा है। और इसी प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है कौन, एग्रीकल्चर मेरे भाई, इसी प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है एग्रीकल्चर। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको आंसर आता है तो फटाफट से आंसर करना शुरू कर दो मेरे दोस्त, अगर आपको आंसर आता है तो फटाफट से आप लोग आंसर करना शुरू कर दो। तीसरा सवाल आपको कहता है प्रथम आय समिति की स्थापना कब की गई थी। प्रथम आय समिति बोले इसको या फिर इसको बोले NIC, शॉर्ट फॉर्म अगर आ जाए तो NIC। NIC का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम कमिटी। NIC का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम कमिटी। तो फर्स्ट नेशनल इनकम कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। फर्स्ट नेशनल इनकम कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949 और चेयरमैन कौन था इसका, PC महालनोबिस। PC महालनोबिस थे मेरे भाई, याद रखिएगा, PC महालनोबिस। इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर, इसी आय समिति की रिकमेंडेशन पर मेरे भाई CSO बनाया गया था। CSO 2 मई 1951, याद रखना कब, 2 मई 1951 को बनाया गया था CSO। CSO कैलकुलेट्स नेशनल इनकम इन इंडिया, एस्टिमेट नेशनल इनकम इन इंडिया, कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके पहले कौन सी थी, प्रथम आय समिति। बोलो यस या नो, कौन सी थी, प्रथम आय समिति। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू, डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू GNP और NNP के रिलेशन में पूछ रहा है मेरे भाई, GNP और NNP के रिलेशन में पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि NNP इज इक्वल टू क्या होता है, NNP इज इक्वल टू होता है GNP माइनस डेप्रिशिएशन, GNP माइनस डेप्रिशिएशन। और यहाँ पे वही डेप्रिशिएशन पूछ रहा है। तो देखो डेप्रिशिएशन यहाँ पे है माइनस में, इसको पॉजिटिव करने के लिए इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, NNP प्लस डेप्रिशिएशन
इज इक्वल टू GNP इज इक्वल टू GNP। अब ये NNP यहाँ पे है प्लस में, उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू GNP माइनस NNP, GNP माइनस NNP मेरे भाई। तो डेप्रिशिएशन क्या हो जाता है, GNP माइनस NNP करेंगे तो क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आ जाएगा, डेप्रिशिएशन निकल के आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। मुअज्जम अहमद भी क्लास में आ चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग मुअज्जम अहमद। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, समझ रहे होंगे। तो पांचवा सवाल समझते हुए आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। इनकम एंड कंजम्पशन, इनकम एंड कंजम्पशंस आर, आय और खपत क्या है मेरे साथियों, आय और खपत क्या है। तो देखो आय यानी आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी खपत कम होगी क्या, आपकी इनकम कम होगी तो आपकी खपत बढ़ेगी क्या, यही आपको बताना है। इनकम और कंजम्पशन, इनकम और मेरे भाई कंजम्पशन, आय इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है। अगर आपके जेब में 10 रुपए है तो आपकी खपत कम होगी, 8 रुपए की होगी, 5 रुपए की होगी, 4 रुपए की होगी। अगर आपकी इनकम 20 रुपए है तो आपकी खपत भी ज्यादा होगी। तो ये क्या कहता है, ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है, ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है, यानी इसका संबंध कैसा है, सीधा संबंध है। सीधा संबंध का मतलब होता है जब तू बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा। उल्टा संबंध का मतलब होता है जब तू बढ़ेगा तो मैं नीचे आऊंगा, जब तू मारेगा तो मैं रोऊंगा, तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा। दैट इज सीधा संबंध। क्लियर है इतनी बात। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। तू बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा, इनकम और कंजम्पशन, ये पांचवा सवाल। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय की गणना का एक तरीका नहीं है। आपको राष्ट्रीय आय की गणना का तरीका मैंने बताया था, पांचवें सवाल का आंसर आ गया। सन्नी कुमार जी क्लास में आ चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। विधि केशवानी, युवराज अंकुर मिश्रा ने आंसर दे दिया है भैया पांचवें का। अब आपके सामने है 6th नंबर का क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है। तो मैंने आपको 3 तरीका बताया था मेरे भाई, मैंने आपको 3 तरीका बताया था, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये 3 तरीका बताया था। ये चौथा तरीका इन्वेस्टमेंट मेथड मेरे भाई नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट मेथड नेशनल इनकम की काउंटिंग के लिए नहीं होता है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि इन तीनों के लिए किसने खोज किया था, तो वो व्यक्ति था साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स कौन था, साइमन कुजनेट्स। यही व्यक्ति था जिसने इसकी गणना के लिए 3 रास्ते बताए, 3 तरीके बताए, 3 तरीके बताए। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहा। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय होती क्या है मेरे भाई, नेशनल इनकम क्या होती, तो नेशनल इनकम देश के नागरिकों के द्वारा कमाई गई पूरी शुद्ध इनकम को नेशनल इनकम कहते हैं। अब मान लेते हैं कि ये देश कितना है, इतना ही बड़ा है जितना बड़ा ये हॉल है, इतना ही बड़ा है जितना बड़ा ये हॉल है। अब यहाँ की अगर नेशनल इनकम निकाले और इस देश का नागरिक कोई भी बाहर नहीं, मान लो 2 लोग बाहर हैं, चलो मान लो 2 लोग बाहर है, इसमें 5 लोग हैं, इसमें 5 लोग हैं और 10,000 कमाते हैं, इसमें 5 लोग हैं और 10,000 कमाते हैं मेरे भाई, और 2 लोग बाहर हैं, वो लोग कितना कमाते हैं, 2 लोग बाहर हैं मेरे भाई, वो लोग कमाते हैं 4,000, 2 लोग बाहर हैं वो कमाते हैं 4,000। तो टोटल कितना हो गया भारत का इनकम, 10 और 4 14,000 हो गया। 10 और 4 कितना हो गया मेरे भाई, 14,000 हो गया, 14,000। कितने लोगों ने मिलके कमाया है, कितने लोगों ने मिलके कमाया, 7 लोगों ने मिलके कमाया। तो एवरेज अगर निकाला जाए तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम को डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ पीपल से, टोटल नंबर ऑफ पर्सन से, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, तो जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, मान लो 2,000। तो एवरेज कितना हो गया, 2,000 प्रति व्यक्ति आय है। ठीक उसी प्रकार यहां देखेंगे, नेशनल इनकम आपको पता है कि
इस धरती वाले गोले पे भारत के नागरिक कहीं भी कमा रहे होंगे, भारत के नागरिक कहीं भी कमा रहे होंगे, उनकी इनकम को हमने अपने नेशनल इनकम में ऐड कर लिया है। तो टोटल पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो भारत में टोटल पॉपुलेशन जो विदेश में रह रहे हैं वो भी तो भारत के ही नागरिक कहलाएंगे, जिनका अभी तक भारत में सिटीजनशिप चल रहा है, तो वो सभी लोग को ऐड कर लेंगे मेरे भाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ये नहीं कि जो इंडिया की बाउंड्री में है वही टोटल पॉपुलेशन होगी। भारत के कुछ ऐसे नागरिक भी हैं जो विदेश में सिर्फ कमाने के लिए जाते हैं या कमाने के लिए हैं, वहां पे वो वहां की सिटीजनशिप नहीं लिए, तो उनको भी ऐड किया जाएगा। तो नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। चलो मेरे भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। श्वेता मैम भी क्लास में आ चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। SKD 135A, गुड मॉर्निंग सर। युवराज अंकुर मिश्रा ने आंसर दिया 7 का है, विधि केशवानी ने आंसर दिया 7 का है, विधि केशवानी ने 6 का आंसर दिया था। सन्नी कुमार भी क्लास में मौजूद है, वेरी गुड मॉर्निंग। और श्वेता मैम भी क्लास में मौजूद है। 8वें सवाल पे चले मेरे दोस्तों। 8वां सवाल क्या कहता है, आप लोग को इसका आंसर करना है। 8वां सवाल पूछता है नेशनल इनकम इंक्लूड, नेशनल इनकम इंक्लूड, और ऑप्शन आपके सामने है। राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल है, राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल है मेरे भाई। फाइनेंशियल हेल्प टू अर्थक्वेक विक्टिम्स, क्या राष्ट्रीय आय में हम ये लेते हैं कि फाइनेंशियल अर्थक्वेक आ गया और हमने पीड़ितों की मदद की, उसमें जो पैसा लगा वो नेशनल इनकम में ऐड करते हैं? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, गलत। पॉकेट मनी ऑफ अ चाइल्ड, अपने चिल्लर को, अपने बेबी को, अपने बाबू को आपने पॉकेट मनी दिया, तो क्या उसको ऐड करोगे नेशनल इनकम में? बिल्कुल नहीं। विनिंग ऑफ लॉटरी प्राइज, आपने लॉटरी जीता है, मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था कि लॉटरी अगर जीत रहे हो मेरे भाई तो वो ऐड नहीं होगा। अगर आपको मिल रहा है पेंशन, चलो एक और चीज मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, अगर आपको मिल रहा है पेंशन तो पेंशन भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। बोलो यस या नो, यस या नो। अच्छा, रमेश दुबे जी क्लास में आ चुके हैं, वेरी गुड मॉर्निंग रमेश दुबे जी। SKD 135, वाह नाइस टीचिंग सर, थैंक यू सो मच। सूर्यांश कुमार दुबे जी, युवराज अंकुर मिश्रा 8 का डी, बहुत बेहतरीन मेरे भाई। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सेकेंडरी सेक्टर का। देखो ये पार्ट है, मैं ये भी बता रहा हूं किसका पार्ट है, ये है द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा मेरे भाई। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस, मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, ये सब पार्ट किसका है? सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है मेरे लाल, ये सब सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। तो राष्ट्रीय आय में शामिल है कौन? एक नए घर का निर्माण, एक नए घर का निर्माण नेशनल इनकम में ऐड होता है, अदरवाइज ABC नहीं ऐड होता है, याद रखिएगा। क्लियर है इतनी बात? अगले सवाल में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, और कहता क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अब देखो, अभी पुराने वाले सवाल में था कि निम्नलिखित में से कौन सा इंक्लूड किया जाएगा, अब है निम्नलिखित में से कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बोलो 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 बोलो। मुअज्जम अहमद ने आंसर दिया है डी, युवराज अंकुर मिश्रा ने आंसर दिया था डी। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मेरे दोस्तों 9 का आंसर देना है, और फटाफट से जिसको आंसर आता हो फटाफट से बता सकता। चलो जल्दी बताओ 9 का आंसर। नो नो नो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। तो चलो पढ़ते हैं। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, ठीक है भैया, अगर आपको रेंट मिल रहा है, मैंने बोला है आपका प्रोडक्शन मेथड, उसके बाद मैंने आपको बोला था इनकम मेथड, याद है? याद है? तो इनकम मेथड में आपको मैंने बोला था लैंड होगा, कैपिटल होगा यानी पूंजी होगी, मैंने आपको बोला था एंटरप्रेन्योरशिप होगा, मैंने आपको बोला था लेबर होगा। इन 4 तरीकों से आप इनकम कमाते हो, और वो जो 4 तरीकों से आप इनकम कमाते हो वो सब नेशनल इनकम में ऐड होता है। तो इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, तो मेरे भाई ये तो ऐड होगा कि नहीं होगा? ये ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मेकिंग न्यू पॉलिसीज या न्यू ब्रिज, नया ब्रिज बना रहे तो इनकम में ऐड होगा कि नहीं? ऐड होगा मेरे भाई। विनिंग अ लॉटरी, ये देखो लॉटरी वाली कहानी फिर आ गई, तो ये लॉटरी नहीं ऐड होता है मेरे भाई अपने नेशनल इनकम में, ये लॉटरी अपने नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता, लॉटरी की मनी नहीं होता। कमीशन पेड टू एन एजेंट फॉर सेल ऑफ हाउस, आप कोई नया घर लेने गए, उसको पैसा दिए मेरे भाई, तो वो उसके एंटरप्रेन्योरशिप में आएगा कि नहीं आएगा?
एक कोई ब्रोकर होगा जो आपको हाउस दिलवाएगा, उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, तो वो उसका वो ऑक्यूपेशन है, वो उसका व्यापार है, दैट मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप है, उसका उद्योग वही चल रहा है, तो ये पैसा नेशनल इनकम में ऐड होगा। सिर्फ ऐड क्या नहीं होगा, विनिंग ऑफ अ लॉटरी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अविरल शुक्ला ने आंसर दिया है, विधि केशवानी ने आंसर दिया, युवराज अंकुर मिश्रा ने आंसर दिया, मोहम्मद मुअज्जम अहमद ने आंसर दिया है, जौहर जैदी समोसा खाने गया। चलो मेरे भाई, तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या है कहानी। यहाँ पे 10वां सवाल, व्हाट डज नेशनल इनकम मीन, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। राष्ट्रीय आय का अर्थ बताना है, अनर्थ नहीं करना है। तो मैं पढ़ता हूं ऑप्शन ए क्या कहता है मेरे दोस्त। ऑप्शन ए है यहाँ पे, ऑप्शन बी है यहाँ पे, सी है यहाँ पे और डी है यहाँ पे। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, दिस इज नेशनल इनकम। या द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल स्टॉक्स एंड शेयर्स, जितने भी शेयर हैं, अंश है, इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नेक्स्ट ऑप्शन, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कैपिटल गुड्स produced in the country during a period of 1 year, the total value of all consumer goods produced in the country during a period of 1 year। अब आपको इसका आंसर बताना है मेरे भाई, आपको इसका आंसर बताना है। चलो फटाफट से आंसर करना शुरू कर दो। तो 9 का सी मेरे भाई 9वां सवाल क्या था, चलो देख लेते हैं। श्वेता मैम ने 9 का सी आंसर दिया है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने सही आंसर दिया। 10वें सवाल की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और 10वां सवाल आपको बताना है मेरे भाई, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मैंने आपको नेशनल इनकम के बारे में बहुत सारी परिभाषा बताई, जीडीपी की परिभाषा बताई थी आपको। जीडीपी क्या कहता था, जीडीपी की परिभाषा कहता है, जीडीपी इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में। जीएनपी आपको क्या कहता था, जीएनपी कहता था कि टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो देश के नागरिकों के द्वारा। और उसके बाद उसमें हम लोग कुछ मार्केट प्राइस, फैक्टर, कॉस्ट, तोड़ मड़ोड़ करते हैं। तो फाइनल में हमारा आंसर क्या बनता है, ये द टोटल मनी वैल्यू या वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पे आपको मिल जाए गुड्स एंड सर्विसेज, यही होगा मेरे भाई, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, एक देश के अंदर एक पीरियड में, यानी एक वित्तीय वर्ष में, यानी एक वित्तीय वर्ष में। 10 का ए, अरे 10 का आंसर बोलो। विधि केशवानी ने 10 का आंसर दिया था मेरे भाई, 10 का ए। अविरल शुक्ला फटाक से आंसर दे दो मेरे भाई, 10 वाला, 10 का आंसर दे दो अगर आपको समझ आ रहा हो तो। अगर इंग्लिश में था मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, हिंदी में भी आपको बताया। नया सवाल नए तरीके का आपकी स्क्रीन के सामने, 11वां सवाल, द डिफरेंस बिटवीन द जीएनपी एंड द एनएनपी इज इक्वल टू, ये देखो एक बार फिर से वही सवाल आ गया, द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी। बोलो जल्दी से आंसर करो, डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी। मैंने आपको दूसरे सवाल में इसको बताया था, दूसरे या पहले या तीसरे, इसी में से किसी एक में इसका एक दूसरा रूप था मेरे भाई। तो देखो उसमें कुछ और पूछा था, इसमें कुछ और पूछा था। एक बार फिर से मैं आप सब लोग के सामने वही फार्मूला लेके आता हूं। एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिशिएशन मेरे दोस्त, जीएनपी माइनस डेप्रिशिएशन। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस करना है तो एनएनपी को इधर भेज दे तो माइनस हो जाएगा कि नहीं, एनएनपी को इधर भेज दे तो माइनस हो जाएगा, तो और डेप्रिशिएशन को इधर भेज दे तो प्लस। तो डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू जीएनपी माइनस एनएनपी। बोलो यस और नो, बोल दो जल्दी से यस और नो। एनएनपी हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। सवाल क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, यानी सिंबल किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी। तो जीएनपी और एनएनपी के बीच डिफरेंस क्या निकल के आया, डेप्रिशिएशन निकल के आया। बोलो क्या निकल के आया मेरे भाई, डेप्रिशिएशन निकल के आया। अब आपको यहीं पे समझना है कि वो है कहां, ये यहां पे छुपा हुआ कैपिटल डेप्रिशिएशन। क्या छुपा हुआ, कैपिटल डेप्रिशिएशन, यानी पूंजी के ऊपर, वस्तु के ऊपर क्या ह्रास हुआ, पूंजी के ऊपर, वस्तु के ऊपर। मेरे भाई अविरल शुक्ला जी ने आंसर दिया है 10 का ए। 11वें का आंसर अब अविरल शुक्ला जी को देना है। 10 का ए मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर है आपका, आपको देना है 11वें का आंसर। अब आपको देना है 11वें का आंसर। तो अगले सवाल की तरफ बढ़े। यहां पे क्या हो जाएगा, जीएनपी और एनएनपी के बीच जो अंतर है वो पूंजी मूल्य ह्रास के बराबर है। अगर फिर भी मेरे भाई अब ध्यान से सुनना,
अगर इन सवालों में आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है कि सर आपने सिर्फ आंसर बता दिया, थोड़ा सा और डिटेल बता दो, तो मेरा क्या जाता है, मुझे आता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन तब बताऊंगा, मैं बिल्कुल साईं बाबा नहीं हूं, आपको पूछना पड़ेगा, आपको इस चीज के लिए पूछना पड़ेगा। तो पूछ सकते हो मेरे भाई, ऐसा कोई गुनाह नहीं कि आपने लास्ट वाला क्लास मेरा नहीं किया तो मैं नहीं बताऊंगा। आप एक बार इसको देखने के बाद भी लास्ट वाला क्लास करिएगा और फिर इसको आप चाहे जैसे देखिएगा मेरे भाई, आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर फिर भी आप अभी जानना चाहते हो कुछ ऐसी चीजें, तो आप फटाफट से पूछ सकते हो मेरे दोस्तों, आप फटाफट से पूछ सकते हो और शेयर कर सकते हो वीडियो को। चलो 12वें सवाल की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और ये सवाल कहता है द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज क्या होता है, किसी देश की राष्ट्रीय आय सरकार की वार्षिक राजस्व कहलाएगी, गलत बात। कुल उत्पादक आय कहलाएगी, सार्वजनिक क्षेत्र और उद्यम के अधिशेष कहलाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो क्या कहलाएगा, टोटल प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिव इनकम, टोटल प्रोडक्टिव इनकम यानी कुल उत्पादित, मेरे भाई कितनी बार हम लोग इसको पढ़े, कुल उत्पादित आय, कुल उत्पादित आय during a financial year in an economy, during a financial year total money value of goods and services produced by the citizen of India and at market price, मेरे भाई at market price अगर निकालेंगे तो क्या निकल के आता है, NNP निकल के आता है। NNP को अगर फैक्टर कॉस्ट पे निकाल दे तो हमारा नेशनल इनकम निकल के आता है। बस इतना ही है कहानी, बस इतनी सी बात है। तो अविरल शुक्ला जी ने आंसर दिया था 11 का डी। अब हमारे सामने है 12वां सवाल और विधि केशवानी ने 12 का बी दिया था, 12 का बी और 12 का बी आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई, 12 का बी आंसर सही हो जाएगा। अविरल शुक्ला जी अगर आपने 12 का आंसर डी दिया है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो ये आता है मेरे भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत। ये किसके अंतर्गत आता है, बीओपी। हम लोग इसकी क्लास भी पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके अंतर्गत आता है, विदेशी व्यापार के अंतर्गत आता है मेरे भाई। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसके अंतर्गत आएगा, विदेशी व्यापार के अंतर्गत, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन के अंतर्गत। इसका एक बेहतरीन चैप्टर लेके आऊंगा मैं आपके लिए, आप बने रहिएगा परीक्षा 365 में। और अविरल जी अगर अभी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को तो आप फटाक से उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्त, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। 13वां सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, 13वां सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बाय द प्रोडक्ट मेथड इज अदरवाइज नोन एज, मेरे भाई सुनना ध्यान से, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए 3 विधि, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए 3 विधि मैंने आपको बताना है। तीनों कौन कौन सी, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और तीसरा वाला एक्सपेंडिचर मेथड। वी यूज ओनली 2 मेथड, दैट इज इनकम मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। ये तीनों विधि बताया किसने है, ये बताया है साइमन कुजनेट्स ने। किसने बताया, साइमन कुजनेट्स ने बताया। अब आपसे सवाल क्या पूछ दिया, ये देखो बेतुका सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि उत्पाद विधि यानी जो प्रोडक्ट मेथड है, कहां गया भाई, ये जो प्रोडक्ट मेथड है इसका एक दूसरा नाम भी है, घर वाला नाम भी है इसका। जैसे अपना नाम होता है घर का और बाहर का, वैसे इसका भी दूसरा नाम है और वो दूसरा नाम है वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य वर्धित विधि, मूल्य वर्धित विधि, वैल्यू एडेड मेथड। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, बोलो जल्दी से बोलो मेरे दोस्तों और शेयर करते रहो, शेयर करते रहो और बोलते रहो। तो यहां तक कहानी समझ आई क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैल्यू एडेड मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने 14वां, नेक्स्ट आपके सामने 14 नंबर का क्वेश्चन मेरे भाई ये रहा। While estimating national income, which of the following is not taken into account? जब आप राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं उस समय आप किस चीज को उसमें नहीं लेते हैं, उस समय आप किस चीज को उसमें नहीं लेते हैं। सर्विस ऑफ अ टीचर, मेरे भाई अगर मेरी इनकम हो रही है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरी सर्विसेज, मेरी सेवाएं नेशनल इनकम में जरूर ऐड की जाएंगी। क्यों की जाएंगी, क्योंकि हम एक लेबर हैं। अगर हम किसी और के कोचिंग में पढ़ा रहे हैं तो हम एक लेबर हैं, मजदूर हैं, और हमें क्या मिलता है, एक मेहनताना मिलता है। और अगर हम अपने कोचिंग में पढ़ा रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड माय एंटरप्रेन्योरशिप, मेरा उद्योग कहा जाएगा। इसका हमें मेरे भाई, इसका हमें मजदूरी नहीं मिलता, इसका हमें प्रॉफिट मिलता है। क्लियर है इतनी बात। अगर आप अपना काम कर रहे हो तो आपको मिलता है प्रॉफिट, और आप दूसरे की जगह पे काम कर रहे हो तो आपको मिलता है वेजेस यानी मेहनताना। तो सर्विस ऑफ अ टीचर, अगर टीचर एक सर्विस दे रहा है तो उसको क्या मिलता है, मेहनताना मिलता है। सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, अगर डॉक्टर की खुद की है तो डॉक्टर का वो क्या है, ऑक्यूपेशन, वो व्यवसाय है और वो व्यापार कर रहा है, ठीक है बात। तो डॉक्टर का अगर खुद का है तो उसको मिलता है, अगर वो सरकारी डॉक्टर है तो उसको क्या मिलता है मेरे भाई, मेहनताना मिलता है, और ये भी नेशनल इनकम में ऐड होता है।
सर्विस ऑफ अ हाउसवाइफ, बताओ सर्विस ऑफ अ हाउसवाइफ मेरे भाई नहीं ऐड किया जाता है नेशनल इनकम में, नहीं ऐड किया जाता नेशनल इनकम में। अगर सर्विस ऑफ हाउसवाइफ नेशनल इनकम में ऐड किया जाता तो भारत नेशनल इनकम में दुनिया में सबसे नंबर 1 पे होता, दुनिया में नंबर 1 पे होता मेरे भाई। विधि केशवानी ने 13 का आंसर दिया, 14वें का आंसर मैं दे देता हूं मेरे भाई। 14वें का आंसर क्या हो जाएगा? सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ, सर्विसेज ऑफ अ मेड सर्वेंट, जो सर्वेंट होता है या मेड होती है घर की, वो उनकी भी नेशनल इनकम में ऐड होती है सैलरी। क्लियर है इतनी बात? सिर्फ किसकी नहीं होती? हाउसवाइफ की जो सर्विस होती है, सेवा होती है, वो नहीं होती, क्योंकि उसका कोई मनी वैल्यू नहीं निकाल सकता। उन हर चीज की होती, हर सर्विसेज की होती जिसकी कोई ना कोई मनी वैल्यू होती। तो जो घर पे हाउसवाइफ होती उसकी कोई मनी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, उसकी सेवाओं की, उसकी सर्विसेज की। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि आप उसको पैसे में नहीं रखे हो मेरे भाई, उसको आप पैसे में नहीं रखे हो। ठीक है बात? इस चीज को समझिएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द मनी मेजर ऑफ, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या क्या मेजर किया जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या क्या मेजर किया जाता है? ऑल टेंजिबल गुड्स, ऑल टेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। मेरे भाई टेंजिबल का मतलब होता है जिसे आप टच कर सकते हैं, टेंजिबल का मतलब होता है जिसे आप टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसे आप टच नहीं कर सकते। तो क्या इनटेंजिबल चीजें इसमें नहीं आएंगी, यानी सर्विसेज इसमें नहीं आएंगी? गुड्स तो सारे टेंजिबल होते हैं, क्या सर्विसेज नहीं आते हैं जीएनपी में? मेरे भाई जीएनपी में सर्विसेज भी आते हैं। तो चलो इसको हमने काट दिया। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, यानी अंतिम वस्तु एवं सेवा जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में आई या उत्पादित हुई, भारत की अर्थव्यवस्था में आई या उत्पादित हुई, प्रोड्यूस हुआ। ठीक है बात? एक तो ऑप्शन ये। सी कहता है मेरे भाई सर्विसेज जनरेटेड एनुअली इन द इकोनॉमी, जितनी सर्विसेज हुई। अब इसमें देखो गुड्स को खा गया, जीएनपी में गुड्स और सर्विसेज दोनों आएंगे, इस चीज को समझिएगा। जीएनपी में गुड्स और सर्विसेज दोनों आएंगे, तो वही ढूंढना है अपने को। ऑल टेंजिबल गुड्स, देखो फिर क्या आया? सिर्फ और सिर्फ गुड्स। आपको क्या ढूंढना है? उसके अंतर्गत गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्ष में, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्ष में उत्पादन का कुल शुद्ध मूल्य क्या है? एक वर्ष में उत्पादन का कुल शुद्ध मूल्य क्या है? तो जल्दी से इसका आंसर बता दो मेरे भाई। 16वें का आंसर बताओ फटाफट से। 16 का आंसर बता दो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? जहां पे आ जाए शुद्ध, उसमें आपको क्या ढूंढना है? नेट। तो देखते हैं, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, चलो नहीं हुआ, नेट मिला क्या? कहीं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, कहीं ग्रॉस है तो नेट मिलेगा ही नहीं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट मिल गया, आंसर मारो आगे, सोचो मत ज्यादा। ग्रॉस मिला तो ग्रॉस और नेट एक साथ तो रह ही नहीं सकता। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर। इसका मतलब क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्य पर। इसका मतलब क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और ये वही है, ये वही प्रश्न पूछ रहा है। ये क्या कहता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, गलत हो जाएगा। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, लागत मूल्य पर यानी कारक मूल्य पर राष्ट्रीय आय, तो ये तीनों गलत है। सही क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। 17वें सवाल पे चलते हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। 17वें सवाल पे चलते हैं मेरे भाई। नेशनल इनकम अकाउंटिंग is the study of the income and expenditure of the entire मेरे भाई। नेशनल इनकम किसकी स्टडी होती है? कहाँ पे होती है? परिवार की होती है क्या? मेरे और आपके परिवार की? नहीं। राज्य की होती है क्या? नहीं। किसी संस्था की होती है क्या? नहीं। नेशनल इनकम, जहां नेशनल आ गया तो वहां पे क्या होता है? अर्थव्यवस्था की होती है, देश की अर्थव्यवस्था की। ठीक है, अगर किसी भी देश के नेशनल इनकम की बात करें तो वो उस देश के अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इकोनॉमी मेरे भाई। आंसर क्या होगा? इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय मछुआरों द्वारा मछली पकड़ना। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री में है, इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री में है, तो यह मेरे भाई जीडीपी का हिस्सा होगा कि नहीं? यह जीडीपी का हिस्सा होगा कि नहीं? तो फिश कैच बाय इंडियन फिशरमैन इन द इंटरनेशनल वाटर्स आर पार्ट ऑफ द जीडीपी ऑफ।
श्रीलंका की जीडीपी हो जाएगी, इंडिया और श्रीलंका की जीडीपी हो जाएगी, इंडिया की होगी, या इंडिया और इंडोनेशिया की होगी। इंडिया श्रीलंका के बीच मेरे भाई, इंडिया श्रीलंका के बीच वाटर बॉडीज है, ठीक है। वहां पे अगर कोई मछुआरा जाके मारता है, और वो है कहाँ का मछुआरा, वो मछली पकड़ने वाला है मेरे भाई इंडिया का, तो वो इंडिया की जीडीपी में ऐड होगा। वो कहाँ पे ऐड होगा, इंडिया की जीडीपी में ऐड होगा। इज दैट क्लियर, इंडिया की जीडीपी में ऐड हो जाएगा। नए सवाल यानी 18वें सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने सवाल है 19 नंबर का सवाल मेरे भाई, फटाफट आंसर करते रहो। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ CSO? तो CSO का मेन कार्य होता है मेरे भाई डिटर्मिनेशन ऑफ मनी सप्लाई, नहीं। कलेक्शन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, बिल्कुल सही। ये क्या करता है, नेशनल इनकम की गणना के लिए कलेक्शंस करता है। किसकी मदद से होती है ये सारी चीजें? NSSO की मदद से होती है। क्लियर है तेरी बात? कलेक्शन ऑफ डिटेल डेटा रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं करता, प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए भी नहीं करता। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, इंडियाज बिगेस्ट नेशनलाइज्ड एंटरप्राइज, इंडियाज बिगेस्ट नेशनलाइज्ड, आज भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है मेरे भाई, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे से भारत को सबसे ज्यादा